वेट एक्सक्यूज़ मी, मुझे क्या पता है स्टूडेंट वीज़ा जो होता है, एक स्टूडेंट ने अप्लाई करना है, ओ लेवल्स की है या मैट्रिक की है, तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? उस बच्चे के पास क्या ग्रेड्स हों या स्कॉलरशिप की जो चांसेस आते हैं कि आप स्कॉलरशिप पे जाके फ्री पढ़ाई करें, कितना जेन्युइन है और किस हद तक? देखिए, स्कॉलरशिप्स की को लेके देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। एक स्कॉलरशिप होता है जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप में यूनिवर्सिटी आपकी हर चीज़ कवर करती है। मींस कि आपकी फ़ी जो है ट्यूशन फ़ी दैट इज़ ज़ीरो, प्लस आपका लिविंग जिसको हम अकोमोडेशन कहते हैं दैट इज़ ऑल्सो ज़ीरो, प्लस आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी कवर की जाती है। कुछ केसेस में पार्शियल स्कॉलरशिप्स होते हैं। पार्शियल स्कॉलरशिप्स में ये होता है कि आपको ट्यूशन फ़ी वेवर्स मिल जाते हैं, लेकिन अकोमोडेशन और ट्रैवल आपने खुद बेयर करना है। यूनिवर्सिटीज मतलब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, हैं कंट्री टू या कंट्री। कंट्रीज के। तीसरा जो स्कॉलरशिप है उसको हम लोग स्कॉलरशिप का नाम देते हैं, लेकिन उसको जब हम टेक्निकल टर्म वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम इंटरनेशनल बर्जरीज कहते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल बर्जरीज बेसिकली अ कंट्रीब्यूशन फॉर योर ट्यूशन फ़ी। फॉर इंस्टेंस यूके की अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस 15,000 पाउंड है। यूनिवर्सिटी कहती है जी हम आपको 3,000 पाउंड का स्कॉलरशिप देते हैं। तो वो बेसिकली जो स्कॉलरशिप है वो दैट इज़ नॉट, समटाइम्स इट्स मेरिट बेस्ड बट इट्स मोस्टली अ कंट्रीब्यूशन कि उसकी फ़ीस में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको हम इंटरनेशनल बर्जरी कहते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली स्कॉलरशिप का। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मतलब जो इकोनॉमी के हवाले से, कि ये भी फैक्ट है कि आप एक लो इकोनॉमी मुल्क से एक अच्छी इकोनॉमी वाले मुल्क में जाना चाहते हैं, तो क्या इसके अंदर आपके पासपोर्ट की वैल्यू भी कंसीडर की जाती है? देखिए, वो ट्रैवल हिस्ट्री कंसीडर की जाती है। पासपोर्ट की वैल्यू हमारा कहाँ पे फॉल करता है, एवरीवन नोज दैट, राइट। लेकिन उसी पासपोर्ट के ऊपर जब आपके वीज़ाज हैं, आपका ट्रैवल है, तो वो एग्जैक्टली आपका तो फिर क्या लोग जैसे जो लोग पहले दुबई जाते हैं या छोटे छोटे ममालिक में जाकर अपनी एक ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, क्या ये तरीकाकार ठीक है? देखिए, जो छोटे मुल्कों की अगर हम बात करें, फॉर इंस्टेंस दुबई, अब शायद सबको पता होगा आजकल तो दुबई भी बड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है विजिट वीज़ा में। तो पहले तो वीज़ा 2 घंटे में आ जाता था दुबई का, अब तो वो भी अच्छा खासा खंगालते हैं दुबई वाले। ठीक है, अब वो भी जीसीसी वीज़ा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। खैर, दुबई का वीज़ा, मलेशिया, थाईलैंड, ये वाले वीज़ाज जो हैं वो उनकी ऑब्वियसली ट्रैवल हिस्ट्री मैटर ज़रूर करती है, लेकिन उनकी उस तरह से वर्थ नहीं होती जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा है और यूके का वीज़ा है या यूएसए का वीज़ा है या कनाडा का वीज़ा है। ठीक है, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल मैटर कर रही है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आ जाते हैं। मुझे ये बताइए उमर, जब मैं बात करती हूँ, बल्कि आप तीनों ही इमिग्रेशन लॉयर्स आज हमारे साथ हैं, टर्न बाय टर्न आप ज़रूर बताइएगा कि एज ए इमिग्रेशन लॉयर, जैसे कहा जाता है कि आपने यूके जाना है, आप विजिट वीज़ा पे गए, लेकिन बहुत से हमने केसेस ऐसे सुने कि वो अपना वीज़ा वहाँ पे जाके कन्वर्ट करवाना चाहते हैं स्मूथली और लीगल बेसिस पे। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दोज इलीगल वेज जो कि चल रहे हैं दुनिया में हर जगह। हम पहले चाहेंगे कि हम नाजरीन को आगाह करें कि अगर वो विजिट वीज़ा पे है और स्मूथली वो उसको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं लीगल तरीके से, सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? सबसे पहले तो ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के वीज़ा में उसे कन्वर्ट विजिट वीज़ा है। विजिट वीज़ा को वो स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करवाना चाहता है, विजिट वीज़ा को वो वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट करवाना चाहता है, क्या वो वहाँ पे पीआर लेना चाहता है। सिटीज़नशिप के तो जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो सिटीज़नशिप की तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर तो आपने वर्क वीज़ा के अंदर उसे कन्वर्ट करवाना है, तो सबसे पहले तो आपको सक्सेसफुली वहाँ पे कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, वो एम्प्लॉयर आपको लेटर वर्क परमिट जारी करता है। वो वर्क परमिट वहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स होते हैं उनके थ्रू गुजर के आपको एक वर्क वीज़ा जो है वो जारी कर देते हैं। वो स्पेसिफिक टाइम का होता है, साल का हो, 2 साल का हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो। हाँ जी, उसमें अगर कंपनी आपका वर्क परमिट एक्सटेंड करती है तो आपका वीज़ा भी जो है वो एक्सटेंड आप होता अपनी जाता है। फैमिली को भी बुलवा सकते हैं उस वीज़े के फैमिली ऊपर? का कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कनाडा की बात करें तो वहाँ पे एक शख्स है वर्क परमिट के ऊपर, तो वो अपनी फैमिली को ऐसे नहीं बुला सकता। अगर उसने फॉर एग्जांपल अपनी वाइफ को बुलाना है तो उसे अपनी वाइफ का वर्क परमिट लेना पड़ेगा, फिर वो अपनी वाइफ को वहाँ पे बुला सकता है। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बुला सकता है, 1 माह के लिए बुलाना चाहता है, 2 माह के लिए बुलाना चाहता है। यानी कि वर्क परमिट ही होगा तो वो कन्वर्ट होंगे और स्टे कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम। अगर एक शख्स वर्क परमिट पे वहाँ पर मौजूद है और काम भी कर रहा है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट भी है, तो क्या वो अपनी फैमिली को, अपनी वालिदा को, अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को, अपनी स्पाउस को बुला सकता है वहाँ पर? बुला सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। अगेन ये चीज़ भी कंट्री टू कंट्री, यानी वो लोग खुद विजिट पे होंगे जो आएंगे। हाँ जी, वो विजिट पर होंगे, वो परमानेंट वहाँ पे नहीं जा सकते। यानी वो उस टाइम स्पेसिफिकली स्पाउस वीज़ा होता है। स्पाउस वीज़ा वो उसके लिए होता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है कनाडा में है, इटली में है, इंग्लैंड में है,
उसने यहाँ पे आके पाकिस्तान में शादी कर लिया, तो उसके लिए हम स्पाउस वीज़ा, जिससे भी वो जो भी उसका स्पाउस पाकिस्तान में होगा उसके लिए फिर हम स्पाउस अब वर्क वीज़ा के ऊपर जो है वो नहीं, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। यूके में बिल्कुल अलाउड है। ठीक। आप क्योंकि मतलब वो अगर skilled worker visa एक है, कोई भी हाँ, एम्प्लॉयड exactly। है, बल्कि इवन के यूके में तो ये पिछले इनटेक तक स्टूडेंट वीज़ा पे भी डिपेंडेंट अलाउ था। उसको हम वर्ड यूज़ करते हैं डिपेंडेंट, जो आपका डिपेंडेंट है। पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं होते, आपकी स्पाउस, आपका पार्टनर आपका डिपेंडेंट है, और आपके बच्चे आपके डिपेंडेंट हैं। तो ये यूके ने भी रिसेंटली इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया और उसको ख़त्म किया है। अभी भी मास्टर्स बाय रिसर्च प्रोग्राम में डिपेंडेंट साथ जा सकते हैं। मींस के हस्बैंड अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकता है, वाइफ अपने हस्बैंड को साथ लेके जा सकती है, बच्चों को साथ लेके जा सकती है। खैर उन्होंने उसको मास्टर्स बाय रिसर्च प्रोग्राम वीज़ा पे में भी restrict कर उनकी दिया। एक पॉलिसी Work थी। यूके visa में पे- ये allow work है visa पे policy, भी allow right? है। अभी भी है अभी भी है, still? बिल्कुल है। आप बिल्कुल अपना डिपेंडेंट साथ अभी लेके जा एक सकते हैं। पॉलिसी उनकी ये भी थी ना, जो जुलाई तक चल रही थी, कि आप यहाँ से ही वर्क वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप साथ अपनी फैमिली को यहाँ से Yes, लेके जा yes, सकते ये हैं। अभी भी है है, मेरे ख्याल से। अभी भी है उसमें। अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अपना स्पाउस साथ लेके जा बच्चे सकते भी हैं, साथ और लेके बच्चे जा भी आप साथ लेके जा सकते ठीक हैं। है, यही से मैं स्टूडेंट चाहूंगी वीज़ा पे एक कॉलर ऐड करें, बिल्कुल, फिर आप बिल्कुल। कंटिन्यू कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरा ख्याल है ड्रॉप होगी कॉल। जी। जी आप कंटिन्यू। इसमें एक चीज़ थी कि जो पहले आज से कुछ 2-3 माह पहले जो था कि आप अपने फैमिली को लेके जा रहे हैं वर्क परमिट पे साथ, तो उसकी फीसिस बहुत कम थी। 1 पर्सन आपका 1000 पाउंड था। लेकिन अब 2-3 माह से उन्होंने ये चेंज रूल्स किए हैं और वो जो फीसिस हैं काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दी हैं। वो एक बंदे के लिए उन्होंने जो 5000 पाउंड एक फ़ीस कर दिया है, तो ये थोड़ा सा चेंज और मज़ीद इसमें बात फिर वही आ जाती है कि ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता हम है। यूके कुछ कंट्रीज अलाउ जैसे यूएसए में अलाउ है यूएसए में आप बताएंगे क्या कि criteria आप है? इवन आप स्टूडेंट वीज़ा पे F1 या J1 पे गए हुए हैं तो आप अपना डिपेंडेंट साथ लेके जा सकते हैं। डिपेंडेंट जैसे इन्होंने सर ने कहा कि योर वाइफ और योर हस्बैंड, स्पाउस या चिल्ड्रन। I would like to continue this later. कॉलर जी हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मलाइका बात फरमाइए। कर रही हूँ लाहौर से। जी मलाइका। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड जो है वो कनाडा में रहते हैं ठीक। और उसके लिए मैं स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर है, मैं किस तरह अप्लाई कर सकती आप हूँ? अपने हस्बैंड का स्टेटस बताएंगे कि वो किस स्टेटस पे हैं? हेलो। वो वहाँ पर जॉब करते हैं। वर्क परमिट पे हैं? जी। ओके, ठीक है। जी बहुत शुक्रिया मलाइका जी। अच्छा, ऐसे है कि कनाडा इस हिसाब में बड़ा स्ट्रिक्ट है। वो जिस तरह से आपने मेरे से ऑलरेडी मेंशन किया कि वो वर्क परमिट अमेरिका अलाउ कर देता है कि आप वर्क परमिट पे अपने स्पाउस को बुला और लें। यूके भी राइट? यूके भी आए थे, यूके भी यूके भी अलाउ यूके भी अलाउ करता है। लेकिन कनाडा जो है वो नहीं करता। इनको बेहतर ये है कि ये विज़िट वीज़ा कर लें, और कनाडा में इनविटेशन लेटर जो है वो आपके लिए एक वे दे देता है आपके वीज़ा को। इनके हस्बैंड को चाहिए कि डिटेल इनविटेशन लेटर बनाएं, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएं, अपना वर्क परमिट लगाएं और रीज़न बताएं कि मेरी स्पाउस है और मुझे विज़िट करना चाह रही हैं फॉर सर्टन टाइम पीरियड बताना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि ये विज़िट वीज़ा लगा लें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कनाडा अलाउ नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल उनके पास PR आ जाए। कनाडा की पॉलिसी ही नहीं है इस टाइम। नहीं, इस टाइम उन्होंने नहीं। कनाडा बेसिकली Canada strict है in matters में। डेज हैं कनाडा के 990 समथिंग। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर क्योंकि आई एम नॉट तीन साल इमिग्रेशन तक। एक्सपर्ट नहीं हूं मैं। वो तकरीबन 3 साढ़े साल 3 बनते साल हैं। बनते तकरीबन। तो आपके पास ऑटोमेटिकली आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, Exactly. सिटीजनशिप के लिए। Right. ठीक है, और आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर जो हस्बैंड ऑलरेडी कनाडा में और वर्क परमिट पे है, वो अगर अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करता है, इट्स अ वेरी अनलाइकली चांस कि उनका बट इफ वीज़ा यू हैव अ वो स्ट्रॉन्ग अगर वर्क इनविटेशन परमिट पे है लेटर, तो PR के लिए क्योंकि अप्लाई कर उसकी सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टाइज जो हैं। जा रही। हाँ, अगर, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कट करूँगी कि अगर आपका इनविटेशन लेटर प्रॉपर बना हुआ है, लाइक एन एफिडेविट, एक प्रॉपर फॉर्मेट में, और फिर आपका कवर लेटर जो है, कवर लेटर में अगर इनकी वाइफ, जिस तरह इन्होंने क्वेश्चन किया, उनके खुद होम टाई स्ट्रॉन्ग है, वो शो कर सकती हैं आई एम वर्किंग हियर, आई हैव अ बिजनेस हियर, तो चांसेस आर हाई। डेफिनेटली मैंने जैसे कहा कि डिस्क्रिप्शन होती है। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो बिलियनर्स भी हैं उनको भी वीज़ा नहीं मिलता, कोई किसी के डिपेंड करता है, केस टू केस अकाउंट वेरी में कर जाता है। 1 लाख रुपए उसको भी मिल जाता है। ऐसे भी तो लोग हैं ना जो सिर्फ इसीलिए ये विजिट वीज़ा यहाँ से लगवा के जाना चाहते हैं कनाडा स्पेशली, कि यार हम वहाँ पे 1 साल या 2 साल स्टे करेंगे, उसके बाद कन्वर्ट करवा लेंगे। बेसिकली वो जेन्युइन रेसिपी है ना कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं आपको मैक्सिमम 6 मंथ, मैक्सिमम
180 डेज का आपका स्टे हाँ, होता है बिल्कुल। एक विजिट, एंड देन यू हैव टू कम बैक एंड देन यू हैव टू कम बैक एंड देन यू कैन गो अगेन, क्योंकि कनाडा की पॉलिसी जो है वो ये है कि अगर जितनी देर तक आपका पासपोर्ट वैलिड है उतनी देर तक अच्छा, आपको मैंने visit एक visa चीज़ देते हैं। ऐड करनी है कि आप वीज़ा को कन्वर्ट नहीं करवाते हैं, आप चेंज ऑफ स्टेटस करवाते हैं। अगर मैं विजिट वीज़ा पे गई हूँ तो वो कन्वर्ट नहीं होएगा, मेरा स्टेटस चेंज हो जाएगा। अब मैं गई B1 B2 पे, फॉर एग्जांपल इन अमेरिका विजिट वीज़ा को B1 B2 कहते हैं, और मुझे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, देन आई कैन कन्वर्ट इट माई चेंज ऑफ स्टेटस इनटू स्टूडेंट वीज़ा, और वो मेरा जो है वो कितनी ड्यूरेशन में? देखिए ये डिपेंड इफ यू करता आर ऑन अ है। विजिट, हाँ ठीक है, मैक्सिमम कितने डेज बाद यू कैन स्टार्ट फॉर दिस प्रोसेस? इफ यू गेट डेफिनेटली एडमिशन और इफ यू गेट वर्क परमिट? इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपका सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन के लिए आपको सर्टेन रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। अमेरिका में अगर आप कह दें आपको वेवर मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, आइल्स में अगर आप बता दें कि यू हैव सर्टेन एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आइल्स का आपका फैक्टर निकल गया। फिर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, आपने डॉक्यूमेंटेशन अपनी सबमिट करवानी है, अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स करवानी है, अपना पर्सनल स्टेटमेंट करवानी है, तो इस सारे प्रोसेस में 1 माह 2 माह लग जाता है, डिपेंड कि उनका सेशन ओपन है या नहीं। राइट राइट। फिर आपका आ जाता है वीज़ा का प्रोसेस। आपको I-120 इशू होना चाहिए वीज़ा के लिए। जब तक आपको I-120 इशू नहीं होएगा आप अपना F1 का प्रोसेस नहीं करवा सकते हैं। सही। आपने सर्विस फ़ी पे करनी होती है जो लास्ट टाइम $350 थी समथिंग, फिर आप अपना F1 का Thank you. तो 6 मंथ्स का लग जाता है। All right.